हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम फिर से आ गए हैं एक बार आपके लिए एक और सेशन लेके जिसमें हम यूपीएससी सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं। अब तक इस सीरीज में हमने ऑलमोस्ट सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमने डिस्कस किए इन सीरीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 एंड अप टिल 2023। और अब इसके बाद हमने शुरू किए हैं अपने प्रैक्टिस पैसेजेस। तो जैसे मैं पिछले सेशन में कह रहा था कि धीरे धीरे हम इनका लेवल अप बढ़ाते रहेंगे एंड वी विल कीप ऑन लर्निंग हाउ टू सॉल्व सच पैसेजेस इन द एग्जाम। तो आज ये थर्ड पार्ट है प्रैक्टिस पैसेजेस का, और ऐसे ही हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम डे तक, ताकि हम आपके बिल्कुल लास्ट जब तक आपको ज़रूरत है हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो गाइस इतना सब कुछ करने के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है, राइट? तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं गाइस अपना आज का सेशन, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक अवेलेबल फॉर यू, जिसके अंदर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सी सेट। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी के लिए आपको इसमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और द बेस्ट थिंग इज दिस बुक इज एब्सोल्युटली फ्री, जीरो कॉस्ट पे ये बुक आपको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले तो हम पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं, जो मैंने सॉरी पिछले पैसेज में जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, होमवर्क पैसेज डिस्कस करते हैं, और फिर आगे आज हम अपने पैसेजेस डिस्कस करेंगे सॉल्व। और आज भी मैं आपको हर सेशन की तरह होमवर्क पैसेज दूंगा। तो लेट्स बिगिन गाइस। तो ये था जो मैंने आपको पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क पैसेज दिया था। तो लेट्स रीड कि इसमें हमें क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो पैसेज पढ़ते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस। जो हमें पता भी है, जो हमारा वातावरण है वो अलग अलग तरह के गैसेस से मिलकर बना है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रेस अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, दीज गैसेस आर असेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन आवर प्लानट। ये ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस दे आर असेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन आवर प्लानट एज द रेगुलेट टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मतलब उनको एक्सट्रीमिटी में नहीं जाने देते, एंड प्रोवाइड, मतलब बहुत ठंडा नहीं होने देते उनको। नहीं तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो ठंड इतनी हो जाएगी हम जम के मर जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल हमारे अर्थ को तो वार्म करने के लिए। तो एज द रेगुलेट टेम्परेचर एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सो ये जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस GHG गैसेज, दे सपोर्ट लाइफ एज द रेगुलेट टेम्परेचर एंड दे प्रोवाइड नेसेसरी ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। तो क्या रोल है ग्रीन हाउस गैसेज का? टू कूल द प्लानट और टू वार्म अप द प्लानट, ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया। सपोर्टिंग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, यस। रेगुलेटिंग टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट, यस। प्रिवेंटिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है। अब बी और सी बड़े कंफ्यूजिंग थे गाइस। सपोर्टिंग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, गाइस वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और उससे वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड द नेसेसरी, ये उसने लास्ट में दिया है। और रेगुलेटिंग टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट एज द रेगुलेट टेम्परेचर, ये भी हमें पता है। ग्रीन हाउस गैसेज दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ on our planet as they regulate temperature and provide the necessary oxygen for respiration। तो ग्रीन हाउस गैसेस का रोल क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? अब देखो ध्यान से पढ़ना होता है, जब इतने क्लोज हो जाते हैं ना ऑप्शन, तो फिर क्वेश्चन को और हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि रोल क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोल क्या है गाइस, ये देखो, ये बताना है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसका रोल क्या है? तो उसका रोल वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना नहीं है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में उसका काम क्या है? रेगुलेटिंग टेम्परेचर। देखो अब आपको ये पढ़ना था, अगर उसमें ये था ना व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तब हम मान सकते थे कि इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, और आंसर वो ऑप्शन गलत नहीं है, उसने बोला हुआ है दे प्रोवाइड आई मीन दीज गैसेस प्रोवाइड द नेसेसरी ऑक्सीजन। बट अब ये होते हैं, बड़ी ध्यान से सटीकता से पढ़ना है उसको कि ग्रीन हाउस गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोल क्या है। अब हमें ये बताना था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो क्या काम करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के लिए वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बाय ट्रैपिंग हीट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द राइट आंसर, ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। चलो गाइज, तो आज कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करते हैं, और आज थोड़ा सा लेवल अप होके आज हम करेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ते हैं और इनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो पहला है कि हमें क्रूशियल मैसेज बताना है कि क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे हमें ऑथर। तो पढ़ते हैं गाइज। द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। वो क्या कह रहे हैं कि आज
जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसका प्रभाव हमें आज नहीं दिखेगा, वो हमें 2050 और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। फिर उसने क्या बोला है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम चीप फॉसिल फ्यूल्स और इट माइट नॉट। वो कब क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिससे हम ट्रांजिशन कर पाएँ चीप फॉसिल फ्यूल से, मतलब अपने बेटर फ्यूल्स में जिसमें हम ज़्यादा एमिशन ना हो। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। ठीक है, तो वो दोनों चॉइसेस हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा कि हम आगे बेटर चॉइसेस ला पाएंगे। तो उसने बोला टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम चीप फॉसिल फ्यूल्स और इट माइट नॉट। लेकिन उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस बचेंगे। उसने क्या बोला है, लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग। अब उसने क्या बोला, देखो आज जो आप, अगर मान लो आज जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, अब उसने इफेक्ट क्या बताया, इसके प्रभाव हमें आगे चल के 2050 और उसके बाद देखने को मिलेंगे। आज हम 2024-25 में है, राइट। तो हमें क्या रहा है कि आज से 25 साल बाद उसके हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वो कह रहे हैं इन द मीन टाइम हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स को ना यूज़ करें, कोई बेटर एनर्जी सोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, या आजकल सोलर पावर एनर्जी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो बोला हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए और हो सकता है ना आए। लेकिन अगर आ भी गई टेक्नोलॉजी तो उसने क्या बोला है, तो हमारे पास चॉइस क्या होगी। देखो या तो हम क्या करें कि बहुत महंगी जो टेक्नोलॉजी आएगी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी, जब वो नहीं होगी तो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि हम जो तो शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस, तो चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट, मतलब हम एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उससे हम अपने एमिशंस को कम करें। एक तो ये ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाए तो फिर वी हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनअबेटेड वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के फिर हमें इम्पैक्ट झेलने पड़ेंगे। तो उसने बोला है कि भाई दोनों ही चॉइसेस हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हैं, कि भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, उसको जनरेट करो, और फिर उतना इन्वेस्ट करके इतनी महंगी अगर हमने कोई सोर्सेज ऑफ एनर्जी बना भी लिए फिर उनको इतने महंगे दर पे हम कैसे मतलब अफोर्ड कर पाएंगे। तो दे वुड बी वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट इज़ हाउ वी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई ऐसे ही चलते रहो, आप अपने वही फॉसिल फ्यूल्स, कन्वेंशनल फ्यूल्स यूज़ करते रहो और अपने जो क्लाइमेट चेंज होगा उसके जो परिणाम होंगे उनको झेल लेना आगे चल के। तो ये चॉइस बताई है उसने। फिर आगे उसने क्या बोला, बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम्स फेल। कि ऐसे बिजनेसेस जो आगे के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो आगे के लिए हेज नहीं करते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे जाके फेल हो जाएंगे, उसने बोला है। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। और फिर उसने फाइनल बात क्या बोली कि दुनिया ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती ऑन क्लाइमेट चेंज के, आगे चल के हमारे पास ऑप्शन ही ना बचे। तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आगे चल के या तो महंगी टेक्नोलॉजी लेके अब तब कर लेना कार्बन एमिशन को रिड्यूस, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है उनको झेल लेना। ये होने वाला है अगर आप आज इसी तरह से पॉल्यूशन को करते रहे, तो एमिशंस को करते रहे। तो उसको क्या कहना चाह रहा है बेसिकली इनडायरेक्टली, कि इंस्टेड क्या फ्यूचर की वेट करो, आज काम करना शुरू करो इस चीज़ पे, आज एमिशंस को कम करो ताकि हमें आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो उसने ऑप्शन क्या मैसेज दिया, उसने अब ऑप्शन देखते हैं, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। वो कह रहे हैं भाई ये मैसेज है कि बिजनेसेस को या तो बंद हो जाना पड़ेगा या फिर पॉल्यूशन बनाने करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। यार ये मैसेज थोड़ी दे रहा है वो। नेक्स्ट है, द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी देखो एक्सट्रीम ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि आगे टेक्नोलॉजिकल चेंज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज भी एमिशन कम कर सकते हैं ना। थर्ड, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। यस, वो बोला भाई अगर हम वेट करते रहेंगे कब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी, कब हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये हमारे लिए आगे चल के एक फांसी का फंदा बनने वाली है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो भी हम फंस जाएंगे, और नहीं हो पाई तो हम वैसे ही फंसे हुए हैं। तो दिस इज द राइट मैसेज। एंड ऑप्शन 4, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इंडस्ट्रीज की तो बात ही नहीं कर रहा यार वो। तो दिस इज incoherent with the passage. So the correct answer was option number C, कि waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। क्या मैसेज दिया है, फिर से वही ढूंढना है हमें। तो पैसेज पढ़ते हैं, एज वी लुक टू 2050, अगर हम 2050 की तरफ देखें, व्हेन वी विल नीड टू फीड 2 बिलियन मोर पीपल, जब हमें 200
200 करोड़ लोग, ठीक है, 2 अरब लोग और एक्स्ट्रा पोल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमें उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो एज वी लुक टू 2050 व्हेन वी विल नीड टू फीड 2 बिलियन मोर पीपल, द क्वेश्चन ऑफ विच डाइट इज बेस्ट हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी, कि कौन सी डाइट बेस्ट होने वाली है आगे चल के, ये अर्जेंसी सबके सामने आ चुकी है। द फूड्स वी चूज टू ईट इन द कमिंग डेकेड्स विल हैव ड्रामेटिक रेमिफिकेशंस फॉर द प्लैनेट। सही बात है कि आगे आने वाले दशकों में जो हम खाना खाने वाले हैं, द फूड वी चूज to eat in the coming decades is going to have dramatic ramifications for the planet। उसके बहुत बुरे प्रभाव होंगे हमारे planet के ऊपर। Simply put, बोला सिंपल शब्दों में अगर कहना चाहे तो क्या कह रहे हैं कि simply put a diet that revolves around meat and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing world। भाई अगर हम इसी तरह से जो डाइट आजकल देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम से ग्रो करती जा रही है, विच इज़ डेयरी बेस्ड एंड मीट बेस्ड डाइट, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी थ्रू आउट राइज पे देखी जा रही है, इट विल टेक अ ग्रेटर टॉल ऑन द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है दुनिया के रिसोर्सेज पे देन वन दैट रिवॉल्व्स अराउंड अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब एज कम्पेयर टू अगर आपकी जो नेचुरल फ्रूट बेस्ड, नट्स बेस्ड अगर डाइट है, वेजिटेबल बेस्ड डाइट है, ये ज़्यादा आपके लिए सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए। ये क्लाइमेट पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, ठीक है, जितना आपकी मीट या डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स डालते हैं। तो उसने बोला कि हमारे खाने की हैबिट्स जो है वो हमें ध्यान करना पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि इट इज़ दे आर गोइंग टू हैव ड्रामेटिक रैमिफिकेशंस ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द प्लानट। तो उसने ये बोला है कि हमें ध्यान से अपनी फूड को चूज़ करना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या दिए हैं वो देखने का, इस क्या मैसेज दे रहा है वो। आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड सोर्स फ्रॉम एनिमल्स पुट्स अ ग्रेट बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज। यस, सही बात है कि हमारी जो बढ़ती डिमांड है उससे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यस, डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन, नट्स एंड फ्रूट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। हेल्थ की बात नहीं कर रहा, वो हेल्थ के लिए नहीं है, वो यहाँ पे किसके लिए है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि हमारे धरती पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उसके। इट वाज नॉट अबाउट हेल्थ, इट वाज अबाउट द प्रेशर और द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, मतलब हमारे दुनिया पे, हमारी धरती पे क्या होंगे। तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इट वाज नॉट अबाउट हेल्थ, इट वाज अबाउट द इफेक्ट ऑन द प्लैनेट। थर्ड, ह्यूमन बींग्स चेंज देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर हेल्थ कंसर्न्स। के आदमी लोग तो अपने खाने की हैबिट बदलते ही रहते हैं, ये तो ऑब्वियसली गलत है, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। एंड फोर्थ, फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव वी स्टिल डू नॉट नो विच टाइप ऑफ डाइट इज बेस्ट फॉर अस, कि हमारे लिए कौन सी डाइट बेस्ट है हमें ये नहीं पता अभी भी। वो तो बता रहा है कि भैया ये जो मीट और डेयरी वाली डाइट है ये आपके लिए बहुत ही ख़राब है, तो ये नहीं हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें जो नेचुरल डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स इस पे बेस्ड है, वो आपके लिए, मतलब हमारे प्लानट के लिए अच्छी होने वाली है। सो आई थिंक ऑप्शन ए वाज द राइट मैसेज कि आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड्स सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल्स पुट्स अ ग्रेट बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज। कि अगर हम एनिमल से बना हुआ खाना अगर हम प्रेफर करेंगे तो उससे हमारे धरती पे, हमारे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज द मैसेज इज कन्वेड बाय द पैसेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो गाइज, अब एक लेवल 2 पैसेज करके देख रहे हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो हमें इसने 3 अजम्पशन दिए हैं, हमें बताने की कौन सी अजम्पशन सही है या नहीं है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रक्स, हमें क्रक्स ढूंढना है पैसेज का कि क्या क्रक्स है। तो चलो गाइज पैसेज पढ़ते हैं। इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशन स्ट्रेस आर ड्यूटी टू गॉड, कि हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड पे स्ट्रेस करते हैं कि हमारे भगवान के प्रति हमारी क्या, हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशन स्ट्रेस आर ड्यूटी टू गॉड और टू सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, या कोई एथिकल प्रिंसिपल है उसके टुवर्ड्स हमें, हमारे जो ट्रेडिशन है उस पर वो फोकस करते हैं। आर ड्यूटीज़ टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम दीज, कि हमारे जो एक दूसरे की तरफ जो ड्यूटीज़ हैं वो इन रिलीजियस ट्रेडिशन से डिराइव होती हैं। ठीक है। द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स, कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट है जो हमारे अधिकारों का, द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इज प्राइमरली डिराइव फ्रॉम आर रिलेशनशिप टू दिस डिविनिटी और प्रिंसिपल, कि ये जो ट्रेडिशन, ये जो है हमारी, तो इसी से डिराइव होते हैं हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड द इम्प्लीकेशन इट हैज़ ऑन आर अदर रिलेशनशिप्स, और इसका हमारे दूसरे रिलेशनशिप पे क्या प्रभाव पड़ता है। दिस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि हमारी क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, इज क्रिटिकल टू एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो क्या, देखो धर्म में हमारे क्या अधिकार है और क्या हमारी ड्यूटी है उसके ऊपर बात कर रहा है, कि हमारे जो धर्म पे, रिलीजन पे बेस्ड जो हमारे ट्रेडिशन है उसी से हमारी ड्यूटी निकल के आते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है समाज के टुवर्ड्स, या एथिकल प्रिंसिपल क्या है हमारा, और फिर हमारे राइट्स क्या हैं, वो दोनों ही हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन से निकल के आते हैं। और वो आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो इन्हीं के बीच का तालमेल है,
दिस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज असेंशियल, इज क्रिटिकल टू एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। कि अगर आपको जस्टिस को समझना है, जस्टिस की सही समझ अगर आपको पानी है, तो आपको ये राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच की जो तालमेल है इसको समझना पड़ेगा। बट फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड, लेकिन जस्टिस को अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है, बट फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैन नॉट रिमेन फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन राइट्स और ड्यूटीज़ को हम सामने रख के हम जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते लोगों को। दे मस्ट बी ग्राउंडेड इन अ कम्युनिटी। ठीक है, ये जो जस्टिस है ये ग्राउंडेड होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, बाउंड टुगेदर बाय ए सेंस ऑफ कॉमन यूनियन। कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और वो किस धारा पे बेस्ड होना चाहिए कि भाई कॉमन यूनियन है, हम सबकी एक सोच है, उस बेसिस पे हमें अपने जस्टिस को उनको ग्राउंड करना चाहिए कि भैया ये हमारा जो समाज है, हमारा धर्म है, ये अलाउ नहीं करता, ये गलत है और ये सही है। इवन एज अ पर्सनल वर्च्यू, और पर्सनल वर्च्यू की तरह भी अगर हम बात करें तो दिस सॉलिडारिटी इज असेंशियल टू द प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। कि ये जो आपका मतलब ये जो आप खड़े हो इस चीज़ों के साथ, तो यही है आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ जस्टिस का जो कॉर्नर स्टोन है, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जस्टिस से थोड़ा सा अलग रखें, मतलब दे हैव टू बी ग्राउंडेड इन द कम्युनिटी, मतलब वो सारे समाज को एक्सेप्टेड होने चाहिए, तब जाके वो एक कॉमन कम्युनियन बनता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। ठीक है, अपनी मर्जी से मेरा धर्म ये कहता है, मेरा अधिकार ये कहता है, उस बेसिस पे आप जस्टिस नहीं कर सकते। जस्टिस हैज़ टू बी कॉमन फॉर एवरीवन, ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि जो भी आप मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके धर्म आपको ड्यूटी देता है या राइट देता है, वो कॉमन होने चाहिए, सभी पे अप्लाई होने चाहिए, एक अकेले आपके लिए, ये सिर्फ आपके धर्म के लिए नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है इसमें वो। तो अब ऑप्शन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions have been made? Human relations are derived from their religious traditions. Human relationships are derived from their religious traditions। कि हमारे जो रिलेशनशिप है, ये देखो उसने दिया भी है उसने कि द रिलीजियस, हाँ ये देखो ये रहा, द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू दिस डिविनिटी और प्रिंसिपल एंड द इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन आवर अदर रिलेशनशिप्स। तो मतलब वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस ट्रेडिशंस, के हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन से डिराइव होते हैं। एंड अनदर डिराइव फ्रॉम दीज टू वन, ये देखो उसने बोला ना, आर ड्यूटीज टू वन अनदर derive from these and our relationships पे it has implication। तो our relationships are derived from the religious traditions। ठीक है, ठीक बोला। human beings can be duty bound only if they believe in God। ये देखो ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, ये कभी भी ठीक नहीं होते, तो सेकंड एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सेकंड एलिमिनेट हो जाते हैं तो अपने जिस ऑप्शन में सेकंड है ना, पहले उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब बचा अपने पास थर्ड, देखते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस आर असेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस। कि हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको समझना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस। तो उसने बोला कि जस्टिस को प्रैक्टिस और अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे ट्रेडिशंस को समझना, ट्रेडिशंस का होना ज़रूरी है। तो उसने बोला कि our duties to one another derive from this religious concepts of rights is primarily derived from a relationship with the divinity and implication of relationship. This correspondence between rights and duties is critical. Correspondence between rights and duties is critical to any further understanding of justice. But for justice to be practiced, rights and duties cannot remain formal abstractions। नहीं गाइस, देखो देखो वो बोल रहा है कि रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, उसने बोला है कि justice, for justice to be practiced, rights and duties cannot remain formal abstractions। So no, this is not correct। So only option A was the right answer here। ठीक है, और आगे उसने क्या बोला, what is the crux of the passage? Our duties to one another derive from our religious traditions. Having relationship to the divine principle is a great virtue। I think ये तो वो कह ही नहीं रहा है। बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, शायद ये मिस हो गया यहाँ पे। बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। यस, एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू गॉड। नहीं, आवर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम आवर रिलीजियस ट्रेडिशंस। ड्यूटीज नहीं, रिलेशनशिप डिराइव फ्रॉम वन अनदर। तो सही था कि यार राइट्स और ड्यूटीज के बीच में सही बैलेंस होना चाहिए फॉर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी। कि मान लो मैं कह रहा हूँ यार ये मेरा अधिकार है और वो दूसरे को इंक्रोच करता है, तो इट इज़ नॉट मतलब जस्टिशिएबल कि आप अपने अधिकार को दूसरों पे थोपो, राइट। तो वो बैलेंस होना ज़रूरी है कि क्या आपकी राइट्स हैं और क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनके अंदर बैलेंस होगा तभी आप जस्टिस डिलीवर कर पाओगे। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्रिटिकल पैसेज भी आ जाते हैं गाइस एग्जाम के अंदर। चलो गाइस, अब ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज। अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और आपको मुझे इस पैसेज का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो क्या इम्प्लाई कर रहा है पैसेज, क्या कहना चाह रहा है पैसेज, वो बताती हैं। तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ पहले आपके लिए।
more than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. Anemia होता है कमजोरी. तो क्या कह रहा है वो? More than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 to 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. बड़ी अच्छी बहुत डीप बात की है उसने यहाँ पे. अगर आप समझ रहे हो तो ये आज की तारीख में ये रियलिटी है. तो उसने क्या बोला है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को आपको समझाती है, क्या तात्पर्य है वो बताते हैं. तो ऑप्शन में पढ़ता हूँ. एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज. Second, large scale and effective implementation of skill development program is the need of the hour. Third, for economic development, health and nutrition of only skilled workers needs special attention. Yeah, fourth, for rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. तो अब आपने मुझे बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस के व्हाट इज द राइट आंसर एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस पैसेज. ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क पैसेज है. इसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा आपके साथ. तो गाइज अगर आपको हमारे ये सेशंस, हमारी ये प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपको पसंद आती है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. अगर आपने सीसेट की प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं किया है या अभी की है तो दिस कोर्स कैन प्रूव अ गेम चेंजर फॉर यू. क्योंकि इस कोर्स में आपको डे 1 पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपको मिलती है. अलॉन्ग विद दैट आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं जिसमें सॉरी, एक तो पूरे सेक्शनल टेस्ट हैं हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के. उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी हैं जिसमें आप एग्जाम की सिमुलेशन को लेते हो. फिर हम आपको वीकली लाइव डाउट सेशन प्रोवाइड करते हैं फैकल्टी के साथ ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको. और लाइव रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं जिसमें हम आपको हेल्प कर पाते हैं आपकी लाइव 1-on-1 बेसिस पे. तो कम ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन आवर कोर्स. इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गो चेक आउट द लिंक एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट ऑल्सो गोइंग ऑन. तो गाइज दैट वाज द सेशन फॉर टुडे. आई होप these sessions will help you in your preparation and in your journey ahead. अगर आपका कोई डाउट है, you can always call us on this number, that is 8146207241. या आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. एड्रेस है www.edutap.co.in. ये हमारा ईमेल आईडी है. आप इस पे हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एंड आप हमसे जो भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट. और होमवर्क पैसेज का आंसर देना मत भूलना. और गाइज डू शेयर योर इनपुट्स विद मी कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, आर दे यूजफुल और नॉट, इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो itself. तो थैंक यू सो मच once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, keep on learning new things, and this will definitely help you in the long run. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow with the new session. Till then guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.